मनुष्य को समझना। मनुष्य को सहज तत्व को कैसा हम समझे? 4 अवस्था में समझे। पदार्थ अवस्था में, प्राणावस्था में, जीवावस्था में, ज्ञानावस्था में। ज्ञानावस्था में आ गया मनुष्य। बाकी तो सब जीव संसार वंश के अनुसार निर्दोष है, और बीज के अनुसार वनस्पति संसार निर्दोष है, और परिणाम के अनुसार पदार्थ संसार निर्दोष। ये तीनों का 3 आधार बना हुआ है। परिणामानुषंगी विधि से सब पदार्थ अपने आचरण को निश्चित रूप में व्यवस्थित किए हैं। आचरण को निश्चित किया है, निश्चित आचरण किया है। वो निश्चित किया है नहीं किया है पता नहीं, किंतु वो निश्चित आचरण तो करते ही। पत्थर अपना निश्चित आचरण अपनाया है, लोहा अपना आचरण को निश्चित आचरण अपनाया है, और मिट्टी का आचरण अपने में निश्चित है, और मणि का आचरण निश्चित है। 4 वर्ग में पूरा खनिज संसार को देखा जा सकता है, इसका आचरण निश्चित है। उसी प्रकार जीव वनस्पति संसार में अनेक प्रजातियां होते हैं। आम का आचरण निश्चित है, बेल का आचरण निश्चित है, धतूरे का आचरण निश्चित है, अकवन का आचरण निश्चित है। कोई ऐसा वनस्पतियां नहीं है जो कि आचरण में माने स्खलन हो, माने सविपरीत हो, वादा विवाद हो, अव्यवस्था हो, ऐसा कुछ नहीं। सब में आचरण निश्चित है। तो उसी प्रकार जीवों में भी सभी आचरण निश्चित है। मनुष्य में अभी आचरण निश्चित होना शेष बात है। अभी मानवीयतापूर्ण आचरण ये ज्ञान का सूत्र बताया। मानवीयतापूर्ण का आचरण क्या है भाई पूछा, तो मूल्य चरित्र नैतिकता का संयुक्त स्वरूप। देखिए, चैतन्य जीवन जिसको हमने चैतन्य इकाई कहा, उसको बेसिकली हमने जीवन परमाणु भी कहा। तो जीवन परमाणु कैसा है, पहले जीवन से शुरू करते हैं और फिर वापस आएंगे। तो जीवन परमाणु कैसा है, तो केंद्र में एक अंश है, पहला परिवेश है, दूसरा परिवेश है, तीसरा परिवेश है, चौथा परिवेश है। केंद्र में एक अंश है, पहले परिवेश में 2 अंश है, 8 अंश है, 18 अंश है, 32 अंश है। तो केंद्र का नाम इसको आत्मा कहा है। केंद्र में जो एक अंश है इसका नाम आत्मा है। जो पहला परिवेश है,
जो पहला परिवेश है इसका नाम बुद्धि है। बुद्धि में कितने हैं? 2 अंश। जो तीसरा परिवेश है उसका नाम चित्त है, और जो चौथा परिवेश है उसका नाम वृत्ति है, और जो अंतिम परिवेश है, चौथा परिवेश है, उसका नाम मन है। और ये मन ही ब्रेन के थ्रू शरीर को चलाता है। और शरीर के माध्यम से हम तमाम साधनों का इस्तेमाल करते हैं, कार्य करते हैं, व्यवहार करते हैं। मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि, आत्मा। कुछ गलती? तो ये इसको जो दर्शन में जो भाषा आएगी, इसको चौथा परिवेश कहा, इसको तीसरा परिवेश कहा, इसको दूसरा परिवेश कहा, इसको पहला परिवेश कहा, और आत्मा को मध्यांश कहा, है ना। मध्य में जो अंश है उसका नाम मध्यांश। तो मन क्या चीज हो गया? शरीर चलाने वाला हो गया, ये एक बात हो गई। लेकिन मन मूल में क्या चीज है? 32 अंशों की संयुक्त अभिव्यक्ति का नाम मन है। मन क्या चीज है? उसमें 32 अंश हैं, 32। तो 32 अंशों की संयुक्त अभिव्यक्ति का नाम मन है। 18 अंशों की तीसरे परिवेश में 18 अंशों की संयुक्त अभिव्यक्ति का नाम वृत्ति है, और दूसरे परिवेश में 8 अंशों की संयुक्त अभिव्यक्ति का नाम चित्त है। पहले परिवेश में 2 अंशों की संयुक्त अभिव्यक्ति का नाम बुद्धि है, और मध्यांश में एक ही अंश है जिसको हमने आत्मा के रूप में पहचाना। मन को ही हम आशा के रूप में पहचानते हैं। वृत्ति में ही विचार होता है, विचार के रूप में पहचानते हैं। चित्त को इच्छा के रूप में पहचानते हैं। बुद्धि को संकल्प के रूप में पहचानते हैं, और आत्मा को प्रामाणिकता के रूप में पहचानते हैं। तो ये समझ में आया कि बेसिकली शरीर की अनुकूलता प्रतिकूलता को ही सुख माने रहना, इसका नाम आशा बंधन है। किसी विचार विशेष के प्रति समर्पित होके अपनी अनुकूलता प्रतिकूलता के बावजूद भी किसी विचार विशेष को समर्पित हुए रहना विचार बंधन। अपूर्ण विचारों को पूर्ण माने रहना विचार बंधन है। अपनी योजना और कार्यक्रम को पूर्ण माने रहना ये इच्छा बंधन है। तो इस तरह की कोई चीज हमारे गले में पड़ जाती है और हमारे 10-20 साल खा जाती है। एक आध शरीर यात्रा भी खा जाए, 2-4 शरीर यात्रा 10 भी खा जाए तो कोई खास बात नहीं। और ये कुछ गलत हो गया ऐसा नहीं है। इसी सब प्रोसेस से गुजर के हम चीज़ों की समीक्षा कर पाते हैं। जितने भी विषम तरह की परिस्थितियां, अभी जो सूत्र आया था, वो भ्रम की समीक्षा करने के लिए अनुकूलता होती है। ये भी यात्रा का ही एक भाग है। कुछ गलत हो गया ऐसा नहीं, यात्रा ही है। लेकिन कम से कम पहचान लें, ये उचित है। अब इस पूरी चर्चा में क्या निकल के आया? जिनको हम ये कह रहे हैं कि 90% पॉपुलेशन केवल आशा बंधन के साथ है, इसका मतलब उसमें क्या चीज ज्यादा सक्रिय है और क्या चीज कम सक्रिय है। ऐसा क्यों हो रहा है? मन के लेवल पे, है ना। इसका मतलब है जो आशा बंधन के साथ है, उसके मन के जो अंश हैं उनकी सक्रियता व्यक्त हो रही है। विचार और इच्छा की सक्रियता मन की सक्रियता के अनुरूप है। तो सबसे अधिक सक्रिय कौन दिखाई देता है? मन सबसे सक्रिय है। जो विचार बंधन में जीता हुआ आदमी है उसका क्या हाल है? तो बेसिकली वृत्ति में, है ना, जिसको हम कह रहे हैं कि 18 अंश हैं, ये 18 अंशों की सक्रियता व्यक्त हो पा रही है।
और फिर मन उसके अनुसार चल रहा है, इच्छा उसके साथ बनी हुई है, इच्छा उसी विचार को फैलाने की है। और जो किसी इच्छा बंधन के साथ है उसका क्या हाल है? उसका विचार और मन उस इच्छा के समर्थन में काम करता है, उस इच्छा के लिए काम करता है प्रधान रूप में। तो ऐसा हमको दिखाई देता है। बढ़िया। तो क्या समझ में आया? आशा बंधन का मतलब है कि जो चौथे परिवेश के अंश हैं उनकी सक्रियता का व्यक्त होना। विचार बंधन का मतलब है जो तृतीय परिवेश है उसके अंशों की सक्रियता का व्यक्त होना। और इच्छा बंधन का मतलब है द्वितीय परिवेश के अंशों की सक्रियता का व्यक्त होना। तीनों ही व्यक्त रहता है, प्रधान रूप में कुछ अलग दिखाई दे सकता है। हमने बहुत योजना बनाई गांव को आदर्श बनाने की, रजिस्टर में लिख लिख के, खेल की योजना, पंचायत कैसी होगी, रजिस्टर में लिख लिख के योजना बनाई। चित्त उसका जीव चेतना का है और हमारा भी जीव चेतना का है। क्या निकलेगा? कुछ नहीं निकल। किसी व्यक्ति के प्रभाव में कभी कुछ होता हुआ दिखाई देने लगता है, व्यक्ति को हटा दो, धम्म से सब गिर जाता है। तो जब तक चेतना मल्टीप्लाई नहीं होगी कुछ भी टिकता नहीं। अब ये कह रहे हैं कि जिसको हम भौतिक क्रिया कह रहे हैं, भौतिक क्रिया, रासायनिक क्रिया। भौतिक क्रिया क्या है? सजातीय अणु-परमाणु का एक दूसरे को पहचान कर अपने गुण को बनाए रखना, है ना। जैसे लोहा अपने आप में भौतिक क्रिया का फल है, जहां वो उसका गुण बना रहता है। रासायनिक क्रिया किसको बोलते हैं? जब दो अणु इस प्रकार मिलते हैं कि अपने गुणों को छोड़कर किसी तीसरे गुण को स्वीकार कर लेते हैं, तो वो रासायनिक क्रिया हो गई। तो इस रूप में ये कह रहे हैं कि भौतिक क्रिया का मतलब है कि जब चौथा परिवेश सक्रिय होता है, जब चौथा परिवेश के कण व्यक्त होते हैं, क्रिया में भाग लेते हैं जड़ परमाणु में, तो उसका नाम भौतिक क्रिया है। तो भौतिक क्रिया कैसे हो रही है ना? किसी परमाणु में जो अंतिम परिवेश के कण हैं वो दूसरे परमाणु के अंतिम परिवेशीय कणों को पहचानते हैं, उनके साथ में जुड़ते हैं। तो भौतिक क्रियाकलाप में परमाणु का अंतिम परिवेश सक्रिय हुआ, अंतिम परिवेशीय कण सक्रिय हुए और दूसरे परमाणु के अंतिम परिवेशीय सक्रिय कणों को पहचाना। रासायनिक क्रियाकलाप कैसा है? भौतिक क्रियाकलाप से बहुत कॉम्प्लेक्स है। तो उतनी कॉम्प्लेक्स रचनाओं के लिए अंतिम और अंतिम के पहले वाला दो परिवेश के कण एक साथ सक्रिय होते हैं और उसकी सक्रियतावश हम रासायनिक क्रियाकलाप देखते हैं। इससे कंपनात्मक गति और बढ़ जाती है। तो भौतिक क्रियाकलाप की तुलना में रासायनिक क्रियाकलाप में कंपनात्मक गति और बढ़ जाती है। ठीक। इसी क्रम में अंतिम के पहला मतलब चौथा, तीसरा और दूसरा परिवेशीय कण जब सक्रिय होते हैं तो परमाणु का कंपनात्मक गति इतना अधिक बढ़ जाता है कि अब उसमें बाहर से ना कोई अंश अंदर आएगा, ना अंदर से कोई अंश बाहर जाएगा। और इसी क्रम में केंद्र में एक अंश और परिवेश में 2, 8, 18 के स्वरूप में वो ऑर्गेनाइज हो जाता है। इसको बोला गठनशील परमाणु विकास पूर्वक गठन पूर्ण हुआ है। देखो, मानव व्यवहार दर्शन इस दर्शन का एक मूल पुस्तक है और बेसिकली सृष्टि दर्शन, ये सृष्टि कैसे बनी उसके पीछे हमारा ध्यान जाता है। अभी तक हम क्या बोल रहे थे? ईश्वर ने बनाई, कोई कहता है 7वें आसमान पे रहता है। तो तरह तरह की बातें हमारे बीच में हैं, लेकिन उससे कोई हमको संतोषजनक उत्तर नहीं मिलता है।
तो अभी हम इस जगह में आए कि अस्तित्व में केवल दो ही वास्तविकताएं हैं, खालिस्थान और परमाणु। और खालिस्थान स्वयं में क्रिया शून्य होते हुए समस्त इकाइयों के क्रियाशीलता का आधार है। इस प्रकार एक परमाणु उस मूल ऊर्जा में ऊर्जित होकर ध्वनि ताप विद्युत के रूप में अपनी कंपनात्मक गति के रूप में अपने प्रभाव क्षेत्र सहित होता है। अब एक परमाणु दूसरे परमाणु के साथ कैसे जुड़ेगा? तो एक परमाणु भौतिक क्रियाकलाप में अंतिम परिवेश दूसरे के अंतिम परिवेश को पहचानता है और इस तरह से दोनों जुड़ जाते हैं। उसमें अंशों का लेन देन होता है। लेन देन देखो, अंशों का लेन देन हो गया और परमाणु में अंश बदल गए तो परमाणु बदल जाएगा। तो लेन देन नहीं होता है, अपनी अपनी जगह बने हुए दूसरे के साथ एक पहचान का तरीका बनता है। फिर लॉजिकली ये तो समझ में आ गया, लोहे के परमाणु का मतलब अंश निश्चित है। यदि इसका एक अंश उधर चला गया तो ये लोहा नहीं रहेगा। तो इसका मतलब आना जाना नहीं होगा, लेकिन जुड़ना होगा, जुड़ना होगा। तो इसको बोला भौतिक क्रियाकलाप। तो भौतिक क्रियाकलाप और रासायनिक क्रियाकलाप में क्या फर्क है? भौतिक क्रिया में लास्ट और एक तो तीसरा कोई आचरण आ जाता है। जैसे हमने देखा कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन को सबसे पॉपुलर एग्जाम्पल है। ऑक्सीजन का नेचर कैसा है? ऑक्सीजन का नेचर कैसा है? जलाना। जलाना। हाइड्रोजन का कैसा है? जलना। जलना। तो एक जलने वाला है, खुश रहो भाई, तुम खुश रहो। जलने वाला जलाने वाला अपनी जगह, प्यास बुझाने वाला अपनी जगह। तो एक जलने वाला होता है, एक जलाने वाला होता है। हाइड्रोजन का नेचर जलना है, ऑक्सीजन का जलाना है। कोई भी चीज हम जलाते हैं तो उसके लिए ऑक्सीजन की जरूरत है। दोनों मिल गए तो प्यास बुझाने वाला हो गया। अब देखिए, बिल्कुल तीसरे प्रकार का आचरण हो गया। तो बिल्कुल वैसे ही एक भ्रमित मानव कैसा होता है? कभी वो जलने वाला होता है, कभी वो जलाने वाला होता है। यही काम करता है। आओ चूल्हे चुगले खेलें। अध्ययन पूर्वक वो अपने भी प्यास बुझा लेता है और दूसरों की भी प्यास बुझाने लायक हो जाता है। जलने जलाने का गुण छोड़ के वो प्यास बुझाने लायक हो जाता है, ये भी हम देखते हैं। तो इससे हमारी ये क्लैरिटी बनी। और रासायनिक क्रियाकलाप, ये भी एक समझने की बात है कि भौतिक क्रियाकलाप का अंतिम फलन एक विकसित धरती है। भौतिक क्रियाकलाप का अंतिम फलन एक विकसित धरती है। विकसित धरती की पहचान क्या होगी? किसी विकसित धरती की पहचान क्या होगी? पानी होगा, गैस होगा, जो कुछ भी होगा, उसका प्रमाण यह है कि उस पर कोशिका दिख जाएगी। यदि किसी धरती पे सेल फॉर्मेशन हो गया, कोशिकाएं बनने लगीं, इसका मतलब है कि कोशिका बनने के लिए जो भी अनुकूल वातावरण, टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, जो कुछ भी जरूरत थी, वो सब उससे उपलब्ध हो गया है। तभी अगली अवस्था, बच्चा क्लास 2 में तभी गया जब क्लास 1 से पास हो गया। 2 में गया मतलब 1 पूरा हो गया। तो इस रूप में रासायनिक क्रियाकलाप का अंतिम फलन मानव का शरीर और उसका ब्रेन है। देखिए क्या महिमा है। ये शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। कोशिका रासायनिक क्रियाकलाप का फलन है। तो रासायनिक क्रियाकलाप का अंतिम फलन विकसित मस्तिष्क है। तो भौतिक क्रियाकलाप इतना विकसित हुआ कि उसने प्राणावस्था को कनेक्ट कर दिया। रासायनिक क्रियाकलाप इतना विकसित हुआ
कि एक विकसित मस्तिष्क जीवन के संकेतों को शरीर पे प्रसारण कर पाता है और शरीर के संकेतों को जीवन को दे पाता है। तो रासायनिक क्रिया इतना विकसित हुआ कि वो जीवन क्रिया से कनेक्ट हो गया। इतना काम तो नेचर में हो गया। अब जीवन क्रिया को इतना विकसित होना है कि वो व्यापक में कनेक्ट हो जाए, इतना काम शेष है। इसी को क्रियापूर्णता कहा। तो रासायनिक क्रियाकलाप का मतलब है अंतिम और अंतिम के पहले वाला दो परिवेशों में जो परिवेशीय कण हैं वो सक्रिय होके दूसरे परमाणु के अणुओं के परिवेशों को पहचान के आपस में जुड़ जाते हैं। तो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स को क्या बोलेंगे हिंदी में, ज़्यादा विकसित रचनाएं संपन्न हो पाती हैं। तो पदार्थ अवस्था और प्राणावस्था में क्या अंतर है? पदार्थ अवस्था भी अणु परमाणु से मिलकर बनी रचना है और प्राणावस्था भी कोशिकाएं भी अणु परमाणु से मिलकर बनी रचनाएं हैं। दोनों में क्या अंतर है? वो तो ठीक है, लेकिन पदार्थ, हाँ, स्पंदन, पदार्थ सांस नहीं लेता, कोशिकाएं सांस लेती हैं। लोहा रखे रखे उसका वजन नहीं बढ़ता है, लेकिन कोशिकाएं मल्टीप्लाई होके एक छोटा सा बीज इतने बड़े वृक्ष में बदल जाता है। तो लगातार अपने आप में सांस लेता है, मल्टीप्लाई होता है, नई कोशिकाएं बनती हैं, नए पेड़ बनते हैं, नए बीज बनते हैं, वो अपने आप को मल्टीप्लाई करता है। तो कोशिका में सांस लेने वाला गुण आ गया। सांस लेने वाले गुण आने से उसमें संकोचन प्रसारण होता है। संकोचन प्रसारण होता है तो आवश्यक तत्वों को अंदर लेना, अनावश्यक को बाहर करना। देखो हम भी सांस लेने में यही कर रहे हैं, आवश्यक वायु को अंदर लेना, अनावश्यक वायु को बाहर करना। जो जीवावस्था की बात कर रहे हैं तो उसमें तो उनका निश्चित आचरण है, लेकिन जब मनुष्य के रूप में जिंदा रहने वाले भाग वो ठीक है, पर है तो मानव से अविकसित इकाई ही, इस सेंस में कह रहा हूं, है ना। तो इस चर्चा से क्या समझ में आया? वर्तुलात्मक गति होने का स्वरूप है, कंपनात्मक गति रहने का स्वरूप है ना। वनस्पति पदार्थ की तुलना में वनस्पति में कंपनात्मक गति अधिक है, लेकिन उसकी तुलना में वर्तुलात्मक गति ही अधिक रहता है। जैसे ही जीवन की जब बात कर रहे हैं, और वो कैसे हो गया, गठनशील से गठनपूर्ण कैसे हो गया? जैसे ही चौथा, तीसरा, दूसरा, चौथा परिवेश सक्रिय होता है तो इसके माध्यम से जड़ परमाणु में भौतिक क्रियाकलाप संपन्न हो रहा है। अंतिम और अंतिम के पहले वाला तीसरा व्यक्त हो रहा है तो रासायनिक क्रियाकलाप संपन्न हो रहा है। अंतिम और अंतिम के पहला, चौथा, तीसरा और दूसरा परिवेश सक्रिय होते ही कंपनात्मक गति इतना बढ़ जाता है कि उसमें से अब कोई अंश ना अंदर आएगा ना बाहर जाएगा, और उस परमाणु का विन्यास जो अभी तक परिवेशीय अंश और केंद्र में अंशों की संख्या समान थी लगभग जड़ परमाणु में, उसकी तुलना में केंद्र में 1 अंश और परिवेश में 2, 8, 18 अंश के रूप में ऑर्गेनाइज हो गया। ऐसा होते ही अब ये परमाणु भार बंधन से मुक्त हो गया, अणु बंधन से मुक्त हो गया, क्योंकि भार किसका होता है परमाणु में? केंद्र के अंशों का। अब केंद्र में अंश है ही नहीं, एक ही अंश है। उस एक अंश का भार कहां गया? जो परिवेशीय अंश हैं 60 परिवेशीय अंशों के परिवेशीय अंशों का भार क्यों नहीं मिलता है? परिवेशीय गति के कारण परिवेशीय अंशों का भार नहीं मिलता है। मध्यांश के जो अंश है उन्हीं का भार गिना जाता है। तो 60 के सम्मिलित प्रभाव में 1 का प्रभाव भी गया और इस तरह से जीवन परमाणु भारहीन हो गया। और अब इसमें कोई अंश आएगा ना जाएगा, इसका मतलब है इसका गठन अब नहीं बदलेगा, इसका गठन पूर्ण हो गया है। इसी को अमरता कहा। अणुबंधन भार बंधन से मुक्त होते ही इसमें आशा बंधन आ गया। मूल ऊर्जा और जड़ परमाणु के सहअस्तित्व में जो प्रभाव
ध्वनि, ताप और विद्युत के रूप में व्यक्त हो रहा था, वो भी एक प्रभाव है। परमाणु का स्वरूप बदला, वो भार बंधन से मुक्त हुआ। अब जो उसका परमाणु विन्यास है उसमें मूल ऊर्जा और गठनशील परमाणु के सहअस्तित्व में व्यक्त प्रभाव आशा, विचार, इच्छा के रूप में, कल्पनाशीलता के रूप में व्यक्त होता है। शरीर को चलाने वाली जो वास्तविकता है, जिसको आज तक हम आत्मा, रूह, स्पिरिट, है ना, एनर्जी या किसी और नाम से बोल रहे थे, उसके बारे में हमको क्लियरली पता नहीं चला कि ये आई कहाँ से, इसका अस्तित्व का आधार क्या है और इसके अस्तित्व का प्रयोजन क्या है। तो यहाँ ये क्लियरली पता चला और बिल्कुल उल्टा पता चला। अभी तक हम कह रहे थे ईश्वर का अंश आत्मा है और सूक्ष्म शरीर अलग है, कारण शरीर अलग है। अब पता चला कि परमाणु में 10 क्रिया, आशा, विचार, इच्छा, संकल्प और प्रामाणिकता हमेशा बना ही रहता है, इसका खंड हो नहीं सकता। सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर हमेशा साथ में ही बना हुआ है। सक्रियता किसकी कितनी है ये अलग बात है, इसका खंड नहीं हो सकता। और ये आत्मा नाम की इकाई, जीवन नाम की इकाई, जड़ परमाणु ही विकास पूर्वक चैतन्य हुआ है। ये एक मौलिक अनुसंधान है, ये एक मौलिक अभिव्यक्ति है और ये नेचर में हुआ है। इसमें हमारी आपकी कोई भूमिका है नहीं। हमारी भूमिका अब कहाँ से शुरू होती है? मैं स्वयं क्या हूं? मैं स्वयं जीवन हूं, गठनपूर्ण परमाणु हूं। अब मुझको क्रियापूर्ण होना है। क्रियापूर्ण का मतलब है कि मैंने जिंदा रहने को जीना माना है। मैं जीने के स्वरूप को पा जाऊं तो मुझ में जो 10 क्रियाएं हैं, जो स्वयं को शरीर मान के केवल 4.5 क्रिया में काम चलता है। अभी मानव में जैसे जड़ परमाणु में कितना क्रिया व्यक्त है? केवल अंतिम परिवेश। जड़ परमाणु, अब वहाँ 32 अंश है कि नहीं है ये पता नहीं है, इसलिए 32 नहीं बोल सकते, वो जीवन परमाणु की बात है। जड़ परमाणु में कौन सा परिवेश व्यक्त है? केवल अंतिम। रासायनिक क्रियाकलाप में अंतिम और अंतिम के पहला। मिनिमम पशु शरीर को चलाते हुए जीवन में अंतिम, अंतिम के पहला और दूसरा, यहां से वो जीवन हो गया। अब इतना हम हैं आज की डेट में। आज की डेट में हमारी स्थिति क्या है? अंतिम परिवेश मतलब आशा, उसके अंदर विचार, उसके अंदर इच्छा। इतना हमारा अभी भी सक्रिय है, इसको हम पहचान सकते हैं। क्या सक्रिय नहीं है? बुद्धि सक्रिय नहीं है और आत्मा सक्रिय नहीं है। बुद्धि और आत्मा ही वो जगह है जहां वो सूक्ष्म और कारण और महाकारण सच्चाई को पहचानने की ताकत रखता है। मन, वृत्ति, चित्त केवल भौतिक रासायनिक वस्तुओं को पहचानने की ताकत रखता है, भौतिक रासायनिक प्रभावों को पहचानने की ताकत रखता है। इसी आधार पर हमने तमाम साइंस, इंजीनियरिंग, मेडिकल जो कुछ भी कर डाला, इतने में हमने कर डाला। तो वर्तमान संसार की सारी उपलब्धियां तो बेसिकली 4.5 क्रिया के रूप में व्यक्त होती है। ऊपर की 5.5 क्रिया व्यक्त नहीं है। यही हमारा अधूरापन है, यही जिंदगी में किसी सुकून की तलाश है। और इसी सुकून की तलाश में बार बार शहर बदले, गांव बदले, घर बदले, सामान बदला, जॉब बदला, है ना, और बहुत कुछ बदला, है ना। तलाश किसी और चीज़ की है, पूरा कहीं और से होना है, कोशिश कहीं और है।